हेलो दोस्तों, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के अंतर्गत आपका एक चैप्टर है जिसका नाम है कार्यपालिका, चुनाव, सत्ता, कार्य और राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री की बदलती भूमिका। देखिए दोस्तों, आपका एक चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव करके। इसमें आपको मुख्य रूप से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ना है। सारी बातें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखिए, सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने इस चैप्टर की। दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रपति की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और देश का प्रथम नागरिक होता है। जो भारतीय राष्ट्रपति है वो भारतीय राज्य का प्रमुख है, एक प्रमुख व्यक्ति है और प्रथम नागरिक है। सारी बातें दोस्तों बहुत आसान है, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीज़ें आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई लोग नहीं समझ पाते हैं, तो यही कहूँगा ध्यान से सुनना, सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, राष्ट्रपति को एक निर्वाचन मंडल के द्वारा चुना जाता है। अब ये निर्वाचन मंडल क्या है, तो इसको देखिए। ये जो निर्वाचन मंडल होता है, निर्वाचन मंडल वो एक ग्रुप जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करता है। अब ये है क्या, तो देखिए, इस निर्वाचन मंडल में संसद के, राज्य विधानसभाओं के और केंद्र शासित प्रदेश, दो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि दिल्ली और जो पुदुचेरी है, उसके निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ध्यान रखना, एक ये निर्वाचन मंडल है, इसमें संसद और राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कुछ बातें और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। देखो दोस्तों, निर्वाचित सदस्य का मतलब होता है जो सदस्य चुनकर गए हैं। जैसे कि संसद में जो सांसद हैं उनमें से कुछ मनोनीत सांसद भी होते हैं। जैसे कि देखिए, जो राज्यसभा आप जानते हैं, लोकसभा और राज्यसभा संसद के दो सदन हैं। अब राज्यसभा में आपको पता है कि जो 12 सदस्य होते हैं उन्हें राष्ट्रपति कला के आधार पर, विज्ञान के आधार पर या समाज सेवा वगैरह के आधार पर मनोनीत करते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत भी करते हैं। वो सदस्य कहीं से चुनकर नहीं आए हैं, उन्हें राष्ट्रपति ने मनोनीत किया है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जो निर्वाचन मंडल है इसमें संसद के लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल होते हैं, लेकिन मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते, निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं। ठीक है। इसके अलावा राज्य विधानसभा है उसके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वही निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं होते। जो निर्वाचित का मतलब वही है जो चुनाव के आधार पर मतलब चुने गए हैं, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो चुनकर आए हैं, तो वही निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली और जो पुदुचेरी है, इनके भी जो निर्वाचित सदस्य हैं, यहाँ पर भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इस मंडल में शामिल होते हैं। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई। संसद, राज्य विधानसभा मतलब अलग अलग जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों की जो विधानसभा है वो, और केंद्र शासित जो प्रदेश है दिल्ली और पुदुचेरी, सिर्फ दो ही केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो रही है। ठीक है, इनके निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचन मंडल में होते हैं जो कि राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अब आगे चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है, लेकिन आनुपातिक प्रतिनिधित्व में एक प्रणाली है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसके माध्यम से होता है। ठीक है। देखिए, राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। ये गुप्त मतदान होता है। यहाँ पर ये जो चुनाव प्रक्रिया होती है, मतलब एकल संकरणीय मत के आधार पर मतलब चुनाव होता है और ये गुप्त होता है, गुप्त मतदान यहाँ पर होता है। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। मैं यहाँ पे आपको याद भी करवा रहा हूँ ताकि माइंड में आपकी सारी बातें सेव भी हो जाएं। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है और इस निर्वाचन मंडल में ये जो आपको मैंने बताया ये निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब यहाँ पे चुनाव कैसे होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होता है और जो प्रणाली है उसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के आधार पर चुनाव होता है और गुप्त मतदान होता है। क्लियर है? सारी बातें समझ में आपको आ गया। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है आपको पूरी बातें समझ में आ गई। ठीक है। अब आपका थोड़ा जो कन्फ्यूज़न है अब मैं उसको सॉल्व करूंगा, लेकिन यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई। अब थोड़ी सी कन्फ्यूज़न यहाँ पर ये है कि ये एकल संकरणीय मत प्रणाली में क्या क्या होता है, कैसे कैसे मतलब चुनाव में क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी आपको। अब आइए एक एक करके यहाँ पे सारी बातें करते हैं।
अब यहाँ पे कुछ बातें आपको बताई जा रही हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए, जब चुनाव होता है ना, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो उसमें जो विधायक होते हैं और जो सांसद होते हैं, उनके मतों का मूल्य निकाला जाता है, वैल्यू निकाली, उनके वोट की वैल्यू निकाली जाती है कि आपकी वोट की वैल्यू कितनी है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि एक व्यक्ति का एक वोट होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पर वैल्यू होती है। ऐसा है जैसे राजस्थान का जो विधायक है, जो उत्तर प्रदेश का विधायक है, उनके मत का वैल्यू अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना। जैसे कि आम चुनावों में क्या होता है, जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि चाहे अंबानी वोट दे, चाहे एक गरीब इंसान वोट देने जाए, उन दोनों की वोट की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, तो यहाँ पे एक विधायक के मत की वैल्यू निकाली जाती है, जो कि अलग अलग हो सकती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के विधायक की जो मत का वैल्यू होगा, वो केरल के विधायक के मत के वैल्यू से अलग होगा। आगे बात करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे एक विधायक के मत का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जो फॉर्मूला है वो ये है कि राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य विधानसभाओं के कुल निर्वाचित सदस्य को डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर इसको 1/1000 से गुणा कर दिया जाता है। इससे एक विधायक के मत का मूल्य निकल जाता है। सिंपल सी बात बता रहा हूँ, एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है और एक सांसद के मत का मूल्य निकाला जाता है। एक विधायक के मत का मूल्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है कि राज्य की कुल जनसंख्या, मान लो राज्य की कुल जनसंख्या यहाँ पे कितना लिखा है, 10 लाख है। ठीक है, 10 लाख लिखा है ना, 10 लाख। मान लो पूरे राज्य की जो जनसंख्या है वो 10 लाख है। ठीक है, तो सबसे पहले जो राज्य की कुल जनसंख्या है उसको रखा जाता है, फिर उसको डिवाइड कर दिया जाता है कि निर्वाचित सदस्य कितने, मतलब कितने विधायक चुने जाने हैं, कितने मतलब चुने हुए विधायक हैं। ठीक है, उस राज्य में कितने चुने हुए विधायक हैं, निर्वाचित सदस्य कितने हैं। तो मान लो 10 हैं, तो 10 से डिवाइड कर देंगे, जितने होंगे उससे डिवाइड कर देंगे, और फिर जो भी होगा उसको 1/1000 से गुणा कर देंगे, 1/1000 से गुणा कर देंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो होगा एक विधायक के मत का मूल्य। यहाँ तो मैंने ये आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दिया। ये जो एग्जाम्पल है ये तो हाइपोथेटिकल है। ठीक है, बाकी ये असली फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले के आधार पर निकाला जाता है एक विधायक के मत का मूल्य। तो यहाँ पे सिंपल सा, ज़्यादा कुछ समझना नहीं है। एक विधायक के मत का मूल्य निकल गया। इसके बाद एक सांसद के मत का मूल्य भी, एक सांसद का मत का मूल्य कैसे निकलता है ये देख लो आप। सभी राज्यों के कुल विधायकों के मतों का कुल मूल्य। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में जितने भी विधायक हैं, टोटल विधायक, ठीक है, उन सभी के वोट की जितनी भी वैल्यू है उसको यहाँ पर रखा जाता है, और जितने संसद में जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं, चुने हुए जो सदस्य हैं, उनकी इस कुल संख्या से डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर आती है एक सांसद के मत का मूल्य, एक संसद सदस्य के मत का मूल्य निकल आता है। यहाँ देखिए दोस्तों, कहने का यहाँ पे मतलब ये है कि जितने भी राज्य हैं, ठीक है, उन सभी जितने भी राज्य हैं और उनके जितने भी विधायक हैं, ठीक है, उन सभी का जो मत का मूल्य है उसको जोड़ दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है, और फिर उसको यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, जितने भी, देखो, सभी राज्यों के कुल विधायक, सभी राज्य आ गए, ठीक है, और उन सभी राज्यों के जितने भी विधायक हैं, टोटल जितने भी विधायक हैं, ठीक है, उनके मत का जितना भी मूल्य है उसको पूरा एक कर लिया जाता है। जैसे राजस्थान, यूपी, ठीक है, बिहार या केरल वगैरह जितने भी राज्य हैं XYZ, उन सभी राज्यों के जो विधायक हैं उनके मत का जो मूल्य है उन सभी को ऐड कर लिया जाता है, फिर उसको डिवाइड किया जाता है संसद के निर्वाचित सदस्यों से। ठीक है, संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही जो सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य, उनसे डिवाइड कर दिया जाता है, फिर एक सांसद के मत का मूल्य भी निकल आता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हकीकत वाला एक एग्जाम्पल देख लो। तो 2017 का रियल एग्जाम्पल है ये, कि एक सांसद का मत का मूल्य कैसे निकाला गया था। तो इतना ये टोटल रखा गया था, इतना रखा गया था कि टोटल जितने भी विधायक हैं उनका मत का मूल्य था ये, और यहाँ पे जितनी सदस्य संख्या थी, जो सदस्य संख्या थी निर्वाचित सदस्यों की 2017 में उस समय संसद में, तो वो ये है, तो उसे डिवाइड किया गया, तो 708 एक सांसद का मूल्य आ गया था, मत का मूल्य आ गया था। देखिए 776 का यहाँ पे मतलब है लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर जो निर्वाचित सदस्य थे उस समय उनको रखा गया था यहाँ पर। तो यहाँ तक अभी हम ज़्यादा लेंथी नहीं करते। यहाँ पे देखो ये बेसिक चीज़ें, अगर इसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे तो आगे समझने में दिक्कत होगी। आगे वाली चीज़ें आपको समझनी है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, बिल्कुल इजीली लेकर चलो, इजीली लेकर चलना है आपको। यहाँ पे सिंपल सी बात है, इतना डीपली मत जाओ,
सिंपल सा आप यहाँ पे समझिए कि सबसे पहले एक विधायक के मत की मूल्य निकाल लिया जाता है, एक विधायक के मत का मूल्य निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। और एक फिर सांसद के मत का मूल्य भी निकाला जाता है। सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, वो ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर बस यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, यहीं तक मैंने आपको समझाया है। अब इसके लिए एक चीज़ और आगे और मैं बता देता हूँ। मत का मूल्य तो निकाल लिया जाता है, फिर ना उम्मीदवार के लिए निश्चित मत तय किया जाता है। अब जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है, उनके लिए एक कोटा तैयार कर दिया जाता है कि हाँ उन्हें इतना निश्चित मत प्राप्त करना है ताकि वो राष्ट्रपति बन जाएं, ठीक है। तो उनके लिए एक निश्चित कोटा या निश्चित मत तैयार किया जाता है। उसका फॉर्मूला क्या है, तो उसका फॉर्मूला है कुल वैध मत अपॉन 2+1। मतलब ये है जितने भी मत होंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे और उसमें +1 कर देंगे तो निकल आएगा। एक एग्जाम्पल देके मैं समझाता हूँ। जैसे कि अगर निश्चित मत निकालना है कि एक राष्ट्रपति, एक उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त करना होगा राष्ट्रपति बनने के लिए, तो जैसे कि मान लो कुल वैध मत कितने हैं, मान लो हम मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि मान लो कुल वैध मत हैं 100, टोटल 100 मत हैं, ठीक है। 100 वैल्यू की या 100 वोटिंग होगी, ठीक है। 100 मतलब यहाँ पे आप वैल्यू के रूप में समझ लो, नंबर के रूप में समझ लो कि कुल वैध मत 100 है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से और इसमें प्लस कर देंगे 1, तो आ जाएगा कि हाँ 51 वोट चाहिए या 51 मत चाहिए होगा राष्ट्रपति बनने के लिए। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई, ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया कि एक निश्चित कोटा तैयार किया जाता है। ये वाला जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया दोस्तों, ये तो बस समझाने के लिए एग्जाम्पल है, ठीक है। ये समझाना, हकीकत में जो नंबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो हमें नंबर्स के पीछे नहीं भागना, हमें जो फॉर्मूले हैं उसके पीछे भागना है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई, 3 फॉर्मूले आपने समझ लिए। आसान एक विधायक के मत का मूल्य ऐसे निकाल लिया जाता है, सिंपल सी बात समझ ली आपने। एक सांसद के मत का मूल्य ऐसे निकाल लिया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक निश्चित कोटा तैयार कर लिया जाता है कि हाँ एक उम्मीदवार को अगर राष्ट्रपति बनना है तो उसे इतने वोट प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस वीडियो को एंड तक देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों यहाँ पे आपने बेसिक चीज़ें समझ ली, लेकिन यहाँ पे जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि देखिए जितने भी उम्मीदवार खड़े होते हैं ना राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, उनको प्रेफरेंसेस दी जाती हैं, प्राथमिकताएं दी जाती हैं वोट के तौर पर। देखिए जब वोटिंग होती है ना, तो जो भी सांसद है, जो भी विधायक है, जो भी वोट देने जा रहा है, तो वो जितने भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े होते हैं उनको प्राथमिकता देता है वो। जैसे कि मान लो 4 लोग खड़े हैं, A, B, C और D, 4 लोग मान लो चुनाव के लिए खड़े हैं। अब एक विधायक है वो वोट देने जा रहा है और वोट दे रहा है, तो वो कैसे वोट देगा, वो ऐसे वोट नहीं देगा कि वो डायरेक्टली कह देगा कि मैं चाहता हूँ कि A वाला व्यक्ति राष्ट्रपति चुना जाए, बस इतना कह दे, वो ऐसा नहीं होता। या वो बस A वाले व्यक्ति को वोट देकर आ जाए, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है यहाँ पे प्रेफरेंसेस या प्राथमिकताएं दी जाती हैं। जैसे ये जो व्यक्ति है, ठीक है, सांसद कह लो, विधायक कह लो, ये अगर वोट देगा, मान लो 4 लोग खड़े हैं, इनको वोट देगा, तो वो वोट कैसे देगा, तो वो वोट प्राथमिकताओं के हिसाब से देगा। सबके नाम लिखे रहेंगे। हो सकता है ये B वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता हो, तो इसको ये पहली प्राथमिकता दे दे कि हाँ मैं पहले स्थान पर रखूँगा B वाले व्यक्ति को, C वाले व्यक्ति को दूसरे स्थान पर रखूँगा। अगर C वाला व्यक्ति भी राष्ट्रपति ना बन पाए तो मैं A वाले व्यक्ति को तीसरे स्थान पर रखूँगा, ठीक है, फिर D वाले स्थान को मैं चौथे स्थान पर रखूँगा। तो मतलब ये प्राथमिकताएं दे रहे हैं अपने हिसाब से कि हाँ B वाले व्यक्ति को मैं पहले स्थान पर रखना चाहूँगा, C वाले व्यक्ति को दूसरे स्थान पर, A वाले व्यक्ति को तीसरे स्थान पर। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि यहाँ पे ये प्रेफरेंसेस दे रहे हैं कि जो मतलब अगर देखिए इनकी पहली जो प्राथमिकता है वो ये है कि B वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बने, उसे पहला नंबर दिया गया है। अगर B वाला राष्ट्रपति ना बन पाए तो फिर C वाला राष्ट्रपति बन जाए, तो दूसरा उसको प्रेफरेंस दे दी गई है, ठीक है। अगर C वाला भी ना बन पाए फिर तीसरे नंबर पे A वाले को इन्होंने प्रेफरेंसेस दी है। तो मतलब जो मतदाता है यहाँ पर वो प्रेफरेंसेस देता है, जो मत पत्र दिया जाता है उसको, उस पर वो प्राथमिकताएं देते हैं उम्मीदवारों को। तो सिंपल सी बात है, जो निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो प्राथमिकताएं देते हैं उम्मीदवारों को, ठीक है। वोट जब जो मतपत्र उन्हें मिलता है, जो मतपत्र उन्हें दिया जाता है, उस पर वो प्राथमिकताएं देते हैं। हो सकता है ये सारी बातें कई लोगों को समझ ना आई हों, इसीलिए दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक एग्ज़ाम्पल देने जा रहा हूँ। एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू हम सारी बातें समझ लेंगे,
प्लीज़ इस एग्जाम्पल पर फोकस करना और वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, ठीक है। लास्ट तक अगर आप वीडियो देखोगे तभी आप समझ पाओगे, नहीं तो आधी अधूरी चीज़ें अगर आप समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको सारी बातें मैं आपको समझा दूंगा। देखिए दोस्तों, जैसे कि निर्वाचक मंडल है, अब चुनाव हो रहा है। अब मान लीजिए कि चुनाव हो रहा है राष्ट्रपति का, और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 4 लोग खड़े हैं, ठीक है, ABCD, ये 4 लोग खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। और एक निर्वाचक मंडल है। निर्वाचक मंडल क्या, जो जिसमें जो मतलब राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, है ना, तो वो है निर्वाचक मंडल। तो निर्वाचक मंडल के जितने भी सदस्य हैं उन सभी को एक मतपत्र दिया जाएगा, मतपत्र जिस पर उन्हें अपनी प्राथमिकताएं देनी हैं, उन्हें एक मतपत्र दिया जाएगा। अब जितने भी जो सांसद हैं, विधायक हैं निर्वाचक मंडल के अंतर्गत उनको उनका मतपत्र दिया जाएगा, ठीक है, मतपत्र दे दिया गया। अब मतपत्र देने के बाद अब उसमें उन लोगों को प्राथमिकताएं देनी हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिसने प्राथमिकताएं कुछ इस तरह से रखी हैं कि C वाले व्यक्ति को पहला स्थान दिया है, B वाले को दूसरा स्थान, A वाले को तीसरा और D वाले को चौथा। मतलब यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रेफरेंस दी है। किसी एक व्यक्ति ने कुछ इस तरह का मतपत्र पर अपनी प्रेफरेंस दी है। तो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह से अपनी अपनी प्रेफरेंस देंगे। और फिर इसके बाद क्या होता है, जब वोटिंग हो जाती है तो इसके बाद फिर राउंड 1 के तहत काउंटिंग की जाती है कि किसको कितने वोट मिले हैं। तो यहाँ पे जो काउंटिंग होती है वो इस आधार पर होती है कि किसको कितनी, मतलब फर्स्ट प्लेस पर पहली प्राथमिकता कितनी बार मिली है। लेकिन पहली प्राथमिकता की काउंटिंग से पहले यहाँ पे आपको मैंने एग्जांपल दिया था जिसमें मैंने कहा था कि निश्चित मत, मैंने यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल में मैंने आपको निश्चित मत 51 माना था। यहाँ पर कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जिसको 51 वोट मिल जाएंगे वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो हम इसी को लेकर चलते हैं कि 51 वोट जिसको मिलेंगे वो राष्ट्रपति बन जाएगा। तो निश्चित मत तैयार हो गया, एक कोटा तैयार कर लिया कि 51 वोट जिसको मिलेंगे वो राष्ट्रपति बनेगा, और वोटिंग भी हो गई है। अब राउंड 1 की काउंटिंग शुरू हो, ठीक है। राउंड 1 की काउंटिंग में पहले फर्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी कि पहले स्थान पर किसको कितने वोट मिले हैं। A को यहाँ पर 20 वोट मिले पहले स्थान पर, B को 45 वोट, C को 18 वोट। मतलब यहाँ पर यह है कि पहले स्थान पर इतनी बार इनको रखा गया है। D को 17 बार पहले स्थान पर रखा गया है। फिर इसमें देखा जाएगा कि सबसे कम वोट किसको मिले, सबसे ज़्यादा वोट। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं कि क्या जो हमारा निश्चित मत यानी कि कोटा था वो किसी को मिला। 51 वोट जिसको मिलेंगे वही राष्ट्रपति बनेगा। तो 51 वोट तो अभी किसी को भी नहीं मिले। तो ऐसी सिचुएशन में अगर 51 वोट मिल जाते तो यहीं पर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता, क्योंकि राष्ट्रपति अभी 51 वोट किसी को नहीं मिले यहाँ पर, इसलिए अभी काउंटिंग आगे होगी। अब क्या होगा, अब जिसको सबसे कम वोट मिले हैं जैसे कि D, तो उस D वाले का जो पहले जो प्राथमिकता थी उसको हटा दिया गया। अब D वाला जो व्यक्ति है उसके मतलब जो दूसरे प्रेफरेंसेस हैं उसको देखा जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि D को बहुत कम वोट मिले तो D तो चुनाव से हट ही गया, लेकिन जो D है, ठीक है, मान लीजिए कि कई लोगों ने D को पहले स्थान पर रखा है कि हाँ हम D को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने, जिन 17 लोगों ने D को पहले स्थान पर रखा है, उन्हीं लोगों ने दूसरे स्थान पर भी तो किसी को वोट दिया होगा D में। हो सकता है उन्होंने A को दूसरे स्थान पर रखा हो, उन्होंने हो सकता है B को दूसरे स्थान पर रखा हो। तो जो दूसरा स्थान है अब उसका वो देखा जाएगा कि दूसरे स्थान पर कितने वोट दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं। जैसे कि मान लो 17 लोगों ने D को पहले स्थान पर रखा, लेकिन इन्हीं 17 लोगों ने दूसरे स्थान पर किसको रखा, अब ये देखा जाएगा। तो A को दो दूसरे स्थान पर 2 लोगों ने रखा, 2 वोट मिले, और B को 10 वोट मिले हैं दूसरे स्थान पर, और C को 5 वोट मिले हैं। अब इनके वोट ऐड कर दिए जाएंगे इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में। जैसे कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस थी ना, पहला स्थान, तो ये जो पहला स्थान है D तो ख़त्म ही हो गया, तो ये जो पहला स्थान के जो वोट हैं इसमें ऐड कर दिए जाएंगे इनके जो सेकंड, मतलब जो सेकंड प्रेफरेंस के जो वोट हैं वो। यहाँ पे बात को ध्यान रखना, एक बात को थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पे बात ध्यान रखना। जैसे कि D को यहाँ पे कम वोट मिले थे पहले स्थान पर, लेकिन फिर भी जितने भी वोट मिले थे D को पहले स्थान पर, अब D को उतने ही उन्हीं मतपत्र में D को मतलब दूसरे स्थान पर भी किसी ने मतलब वोट दिया होगा। जहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रही है, देखिए 17
लोगों ने डी को फर्स्ट स्थान पर रखा, लेकिन इन्हीं लोगों ने दूसरे स्थान पर भी तो किसी को वोट दिया होगा, तो यहाँ पे जो दूसरा जो स्थान है उस पर अलग अलग मतलब ए बी सी को जितने भी वोट मिले वो इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस में ऐड कर दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर ऐड हो रहे हैं। ए 20 + 2 45 प्लस ये जो 10 था बी का, ठीक है 10 हो गया। और इस तरह हम देखते हैं फिर 8 18 + 5 तो 23। अब देखा जा रहा है यहाँ पर कि जो बी है उसको 55 वोट मिल चुके हैं, मतलब जो अभी हमने एग्जाम्पल में कोटा तैयार किया था 51 का उससे ज़्यादा। तो इस तरह जब कोटा जिसको मिल जाएगा तो वो राष्ट्रपति बन जाएगा, ध्यान रखना। तो इस तरह यहाँ पर जो बी उम्मीदवार है वो राष्ट्रपति चुन लिया गया है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, मान लो कि यहाँ पर बी को भी अभी पूरे वोट नहीं मिल पाते, किसी भी व्यक्ति को मान लो एक जो कोट निश्चित मत था वो नहीं मिल पाता, 50 से कम वोट होते या जो भी निश्चित मत है उससे कम होते, तो फिर थर्ड राउंड की काउंटिंग होती है, फिर राउंड थर्ड 3 शुरू हो जाता। राउंड थर्ड में क्या होता कि डी को तीसरे स्थान पर, मतलब जो डी का जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी, जिन लोगों ने डी को पहले स्थान पर मतलब रखा है उन लोगों ने थर्ड स्थान पर किन लोगों को रखा है, कितने कितने वोट दिए हैं, फिर उसको ऐड किया जाता। वो हो सकता है थोड़ा और कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए, बाकी अभी के लिए इतना ठीक है समझने के लिए। तो आई होप यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं और वापस से सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अच्छे से आपको समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया, एक बस समझाने के लिए एग्जांपल दिया है, ठीक है। पहले एक निश्चित मत तैयार कर लिया जाता है कि हाँ इतना निश्चित मत उम्मीदवार को चाहिए, ठीक है। ये फार्मूला है उसका असली वाला, ये फार्मूला है। इस फार्मूले के आधार पर एक निश्चित मत तैयार कर लिया जाता है। जो व्यक्ति निश्चित मत प्राप्त कर लेगा उसे राष्ट्रपति माना जाएगा। अब क्या होता है, तो जब वोटिंग होती है तो वोटिंग के दौरान निर्वाचन मंडल के जितने भी सदस्य होते हैं उनको एक मतपत्र दिया जाता है। मतपत्र में उन्हें प्रेफरेंसेस देनी होती है, प्राथमिकताएं देनी होती हैं, और उसमें देखा जाता है कि पहले स्थान पर किसको कितने वोट मिले हैं। तो जिसको निश्चित कोटा मिल जाता है तो उसको राष्ट्रपति मान लिया जाता है, उसको राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। लेकिन जिसको अगर किसी को भी निश्चित मत नहीं मिल पाता है तो फिर दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होती है। फिर उसमें देखा जाता है कि जिसको सबसे कम वोट मिले थे पहले स्थान पर, उसको दूसरे स्थान पर, मतलब उसमें दूसरे स्थान को दूसरा जो प्रेफरेंसेस थी वो किसको मिली थी। जैसे कि जिसने डी को जिन लोगों ने डी को पहले स्थान पर रखा उनमें से 2 लोगों ने ए को दूसरे स्थान पर रखा, उनमें से 10 लोगों ने बी को दूसरे स्थान पर रखा, उसमें से 5 लोगों ने यहाँ पर सी को मतलब दूसरे स्थान पर रखा, ठीक है। तो फिर दूसरे राउंड की काउंटिंग में ये होता है कि उसकी दूसरी प्रेफरेंस देखी जाती है और फिर उसको ऐड कर दिया जाता है उम्मीदवारों की फर्स्ट प्रेफरेंस में, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है कि अगर बहुमत नहीं, जो निश्चित कोटा है वो मिल गया है, अगर वो मिल जाता है तो व्यक्ति को राष्ट्रपति, उम्मीदवारों को राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है। लेकिन अगर नहीं मिलता तो फिर थर्ड राउंड की काउंटिंग है वो शुरू होती। लेकिन ये प्रक्रिया थी। आई होप यहाँ पे आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये चीज़ें आप जब एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आप मेनली ये बातें लिखें ना, आप हो सके तो ये एग्जाम्पल लिखने की आपकी कोई नीड नहीं है। एग्जाम्पल तो मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल है वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आप लिख देना, ये मेन चीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे ये 2017 का एग्जाम्पल वैसे चाहो तो लिख सकते हो, बाकी नहीं। बाकी ये जो निश्चित मत वाला ये जो चीज़ है ये बिल्कुल सही है, तो ये आप लिखना है एग्ज़ाम में। लेकिन ये जो मैंने समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया है ये लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और ये जो आगे की बातें हैं, अब मान लो आपने एग्ज़ाम में यहाँ तक लिख लिया, इसके बाद क्या लिखेंगे आप, तो यहाँ पर वो आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे ये बातें नोट कर लें, ये बातें आप लिख सकते हैं। जैसे कि निश्चित एक मत निकाल दिया जाता है, एक कोटा निश्चित कर लिया जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में। फिर उसके बाद आप ये बातें लिख सकते हैं। अगर आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो लिखने के लिए आपको कुछ चाहिए ना, तो आप ये बातें लिख सकते हैं। बाकी मैंने ये सारी बातें अभी आपको जो एग्ज़ाम्पल दिए थे उसके द्वारा सारी बातें मैंने आपको समझा दी हैं। इसका एक आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों अभी मैंने आपको जो बातें, मतलब अभी मैंने जो नोट्स आपको दिखाए, तो निश्चित मत के बाद आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला फार्मूला निश्चित मत निकाल लिया जाता है, ऐसी बातें लिख कर आप, या ये फार्मूला लिख कर, उसके बाद जो मैंने अभी आपको रिटर्न में 2 नोट्स दिए
आप वो लिख देना एग्ज़ाम में। तो आपका हो गया कि आपने हाँ निर्वाचन से संबंधित सारी बातें एग्ज़ाम में लिख दी हैं। बाकी यहाँ पे मेनली मेरा मुख्य जो उद्देश्य था वो समझाना था, इसलिए समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा समझाया। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल जो मैंने आपको समझाया, ये आपको मतलब वहाँ पर ऐसे एग्जाम्पल बना के समझाने की कोई नीड नहीं है। जो भी मैंने आपको नोट्स दिए ना, उसी में ये सारी बातें लिखी हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम मैंने ज़्यादा ले लिया, लेकिन हो सकता है काफ़ी हद तक आपको सारी बातें समझ में आई हो यहाँ तक। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है और सभी पक्ष उसका फैसला मानते हैं। अब देखिए, जो राष्ट्रपति का ये जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, मतलब जनता डायरेक्टली वोट नहीं देती है, बल्कि जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस तरह राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। तो ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव है राष्ट्रपति का, आखिर इसका कारण क्या था, मतलब संविधान में अप्रत्यक्ष चुनाव को शामिल क्यों किया गया। तो देखिए दोस्तों, जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यकारी होता है, मतलब वास्तविक जो शक्तियां होती हैं, ठीक है, शासन से संबंधित जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिमंडल है उसके पास होती हैं, मंत्रिपरिषद के पास होती हैं। तो ऐसे में अगर राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष करवाया जाता तो ये थोड़ा अजीब होता कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष करवा कर भी उसे एक नाम मात्र का कार्यकारी का दर्जा दिया जाए। तो डायरेक्टली चुनाव होते, प्रत्यक्ष चुनाव होते और फिर भी राष्ट्रपति को कम शक्तियां प्राप्त होती, तो ये ठीक नहीं लगता। यानी कि नाम मात्र का कार्यकारी होता तो ये सही नहीं लगता। तो इसलिए क्योंकि ये नाम मात्र का कार्यकारी होता है, वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के हाथ में ही होती हैं, इसीलिए एक ये कारण था कि अप्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया है। इसके साथ ही एक कारण ये भी था कि जो प्रत्यक्ष चुनाव होता है वो काफ़ी ज़्यादा खर्चीला होता है, तो उस खर्च से बचने के लिए भी अप्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया, और ज़्यादा समय भी लगता है प्रत्यक्ष चुनाव में, तो समय की भी बचत हो, तो इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव को अपनाया गया। इसके साथ ही दोस्तों अब हम बात करते हैं अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें, मतलब एक राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो जल्दी जल्दी बात करेंगे, यहाँ पे सारी बातें कंक्लूड की जाएंगी, बस आप वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए, अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होना है चुनाव में, ठीक है, या राष्ट्रपति बनना है, तो उसमें उसकी कुछ योग्यता निर्धारित की गई हैं। तो वो योग्यता क्या है, तो वो योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। सबसे पहले बात है कि वो भारत का नागरिक हो, इसके साथ ही 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो, इसके साथ ही उस व्यक्ति में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की योग्यता, मतलब लोकसभा में निर्वाचित होने जितनी योग्यता हो, मतलब जैसे कि लोकसभा के मेंबर को जितनी योग्यता चाहिए होती है लोकसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए, या एक सांसद के पद के उम्मीदवार के लिए खड़ा होने के लिए जितना मतलब योग्यता चाहिए होती है, उतनी योग्यता एक राष्ट्रपति के उम्मीदवार में भी होनी चाहिए। इसके साथ ही लाभ के पद पर ना हो, कहने का मतलब है जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए खड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो किसी लाभ के पद पर ना हो, जैसे कि किसी सरकारी जॉब में ना हो, सांसद ना हो या विधायक ना हो। इसके साथ ही जैसे कि कोई राज्यपाल है, कोई उपराष्ट्रपति है, तो उसे लाभ के पद पर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कोई मंत्री का पद है कोई, तो उसे भी लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है, तो लाभ का पद नॉर्मली है कि सरकारी जॉब ना हो, या सरकारी जॉब ना हो, कोई विधायक ना हो, सांसद ना हो, और कुछ भी चीज़ और भी चीज़ें हैं, लेकिन फिर इतना ठीक है, आपको आई होप जहाँ तक समझ में आया होगा कि ये योग्यता होनी चाहिए। इसके साथ ही और भी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है तो उसे अब जैसे कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की आवश्यकता होगी, मतलब 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए उसके पास जो उसका नाम प्रस्तावित करें कि हाँ, हम इस व्यक्ति को चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो। ठीक है, और 50 उसके अनुमोदक हों, हाँ 50 लोग अनुमोदक के रूप में हों उसके पास कि हाँ वो चाहते हों कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बने। तो 1997 से ये व्यवस्था लागू की गई है कि 50-50 मतलब प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। इसके साथ ही उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत राशि जमा करता है। देखिए दोस्तों, जो उम्मीदवार है जो चुनाव में खड़ा हो रहा है राष्ट्रपति की, वो 15,000 रुपये भारतीय रिजर्व बैंक में जमा करता है, और अगर मान लो चुनाव हो जाते हैं और उस व्यक्ति को कुल वोट का 1/6 भाग अगर उसको प्राप्त नहीं हो पाता है, तो ये जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाती है, मतलब बैंक अपने पास रख लेता है। ठीक है,
इसके साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले पूर्व शपथ लेता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उसकी अनुपस्थिति में करने वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा। अभी जो राष्ट्रपति है उसको शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाता है? तो जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, CJI है जो, वो दिलाता है। अगर वो अनुपस्थित है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलवाएगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को भी इसी प्रकार की शपथ लेनी होती है। इसके अलावा मान लो कोई व्यक्ति है जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, जैसे कि मान लो राष्ट्रपति का कोई पद मतलब राष्ट्रपति अनुपस्थित है या राष्ट्रपति का पद खाली हो गया है, अब उसके जगह पर कोई राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है तो उसे भी ये शपथ लेनी होती है। ठीक है। राष्ट्रपति के पद के लिए सेवा शर्तें। संसद या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये बात मैंने आपको पहले बता दी। सांसद ना हो, विधायक ना हो। ठीक है। राष्ट्रपति भवन, रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिलता है। राष्ट्रपति भवन के बारे में आप जानते होंगे, तो एक बहुत ही भव्य भवन दिया जाता है राष्ट्रपति भवन रहने के लिए। संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। मतलब कई तरह के विशेषाधिकार, बहुत सारे विशेष अधिकार प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। ठीक है। कई तरह के भत्ते प्राप्त हैं, मतलब कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो प्राप्त हैं। इसके अलावा पद अवधि के दौरान कम नहीं किया जा सकता। संसद के द्वारा जो भी चीज़ें निर्धारित की जाती हैं, ठीक है, देखिए मतलब वेतन कितना देना है या जो भत्ते वगैरह हैं, विशेषाधिकार वगैरह, ये सब संसद निर्धारित करती है। लेकिन एक जो राष्ट्रपति है उसके पद के दौरान, जैसे उसका जो कार्यकाल है उसके दौरान उसमें कमी नहीं की जा सकती। 2018 में बात की जाए तो जो राष्ट्रपति का जो वेतन है वो लगभग 5 लाख के आसपास है। ठीक है। 5 लाख के आसपास राष्ट्रपति का वेतन तय किया गया है 2018 में। इसके साथ ही एक विशेषाधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को, वो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पद अवधि, महाभियोग और पद रिक्तता। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति की जो पद अवधि होती है, जो कार्यकाल होता है, वो 5 सालों का होता है। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों का होता है। इसमें एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर लो कि 5 सालों में अगर मान लीजिए 5 साल पूरे हो गए और चुनाव में थोड़ी देरी हो रही है तो राष्ट्रपति तब भी अपने पद पर बने रहते हैं 5 सालों बाद भी। ठीक है। अगर 5 साल पूरे हो गए तो 5 साल पूरे होने के बाद भी राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे जब तक कोई जो नया राष्ट्रपति चुनकर है वो ना आ जाए। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं, मतलब दोबारा भी चुने जा सकते हैं। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि लिमिट नहीं है या कोई ऐसा नहीं है कि कोई नया राष्ट्रपति ही चुना जाएगा। तो राष्ट्रपति यहाँ पुनः निर्वाचित भी हो सकते हैं। इसके साथ ही अगर चुनाव में देरी हो रही है या कोई राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के पद का कोई चुनाव हुआ नहीं है किसी कारण वगैरह से, तो राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी अपने पद पर बने रहते हैं जब तक उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए, मतलब कोई पद को ग्रहण करने के लिए कोई ना आ जाए तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है। बाकी नॉर्मली राष्ट्रपति की जो पद अवधि है वो 5 सालों की ही होती है। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 5 सालों से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है, महाभियोग के द्वारा वो उन्हें हटाया जा सकता है। साथ में त्यागपत्र अगर वो दे देते हैं तो उस 5 सालों से पहले भी वो हट सकते हैं। अब जो महाभियोग है इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है, तो यहाँ पे देखिए आरोप पर। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें संविधान की तो संविधान में लिखा है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग का अगर कोई प्रस्ताव संसद में चलाया जाता है तो देखिए राष्ट्रपति पर अगर कोई महाभियोग का कोई मतलब प्रस्ताव चलाया जा रहा है, कोई प्रस्ताव आया है संसद में, तो वो संसद के दोनों ही सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव को लाया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए लोकसभा में राष्ट्रपति पर महाभियोग मान लीजिए चलाया जा रहा है, तो ऐसे में जो भी सदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, ठीक है, तो जो भी प्रस्ताव है महाभियोग का, आरोप जो भी आरोप के आधार पर मतलब जो भी महाभियोग का प्रस्ताव है उसे आगे बढ़ाने के लिए 1/4 मतलब 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। मतलब मान लीजिए महाभियोग का कोई प्रस्ताव आता है, राष्ट्रपति मतलब महाभियोग का कोई प्रस्ताव चलाया जाता है, महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति के ऊपर, लोकसभा में मान लो चलाया जा रहा है, तो लोकसभा के जो 1/4 सदस्य हैं पहले उनके हस्ताक्षर लगेंगे प्रस्ताव को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो प्रोसेसर जो महाभियोग का है वो तब स्टार्ट होता है, वो तब स्टार्ट होता है जब 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं महाभियोग के प्रस्ताव पर। राज्यसभा में भी स्टार्टिंग हो सकती है महाभियोग की और लोकसभा में भी हो सकती है, तो दोनों ही सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव
लाया जा सकता है या चलाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर। तो सबसे पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए होते हैं। लोकसभा में है तो लोकसभा के टोटल जो भी एक सदस्य हैं उसका 1/4, राज्यसभा में अगर प्रस्ताव शुरू हो रहा है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर लगेंगे। ठीक है, फिर किसी एक सदन में 2/3 विशेष बहुमत से पारित किया जाता है। जिस भी सदन में प्रस्ताव आता है, ठीक है, मतलब महाभियोग चलाया जा रहा होता है, 1/4 सदस्य हस्ताक्षर भी कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, फिर उस सदन में 2/3 बहुमत से 2/3 के विशेष बहुमत से प्रस्ताव को पारित किया जाता है। एक सदन ने कर दिया, फिर उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है और दूसरा सदन भी अगर 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित कर दे तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल प्रोसीजर आपको समझ में आ गया था। संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये संविधान में लिखा है कि संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। प्रोसीजर क्या है, तो सदन चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, संसद का किसी भी सदन में एक प्रस्ताव लाया जा सकता है जिस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उसके बाद फिर उस जो भी सदन है तो वो 2/3 बहुमत से उसको पारित करता है और फिर फिर वो उसे दूसरे सदन में भेज देता है। तो अगर दूसरा सदन प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति का जो पद होता है, मतलब राष्ट्रपति को उसके पद से फिर हटा दिया जाता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पद रिक्तता की। तो देखिए, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता मतलब अगर पद खाली है तो इससे संबंधित कुछ बातें हैं। यदि पद रिक्त होने का कारण कार्यकाल है तो कार्यकाल समाप्त होने से पहले अगर चुनाव में देरी होती है तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। ये सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कार्यकाल हो गया, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया और इस कारण से राष्ट्रपति अपने पद से हट रहा है, मतलब पद तो खाली हो गया एक तरह से, 5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है चुनाव होने तक फिर वो पद पर बना रहता है। ठीक है, चुनाव होने तक वो पद पर फिर बना रहता है। इसके अलावा अगर कोई अन्य कारण है पद रिक्त होने का, जैसे कि कई सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों, त्यागपत्र हो सकता है, मृत्यु हो सकता है, या कई दूसरे महाभियोग हो सकता है, तो कई सारे कारण हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, अगर मान लो उपराष्ट्रपति भी अवेलेबल नहीं है, अनुपस्थित है, तो जो CJI है, जो मुख्य न्यायाधीश है उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, वो राष्ट्रपति के तौर पर शासन करेगा। और अगर वो भी नहीं है तो जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का, तो वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये भी ध्यान देने वाली बात है कि 6 महीने के अंदर फिर चुनाव भी होने आवश्यक हैं। तो ये चीज़ें आप आई होप समझ में आई होंगी आपको। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ व कर्तव्यों की। ठीक है, क्या कार्य हैं, क्या शक्तियाँ हैं, इसको एक बार देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं इसको देख लेते हैं। कार्यकारी मतलब है कार्यपालिका से संबंधित, मतलब समझ रहे हैं, जो शासन व्यवस्था से संबंधित शक्तियाँ हैं वो। ठीक है, विधायी मतलब होता है कानूनी, और कार्यकारी मतलब होता है कार्यपालिका से संबंधित। जैसे कि सभी कार्य उसके नाम पर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं सरकार के, भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। इसके साथ ही वो ये जो कार्य हो रहे हैं उसके नाम पर, या जो भी शासन प्रशासन के जो कार्य हैं वो सुचारू रूप से हो सकें उसके लिए राष्ट्रपति नियम बना सकता है। ठीक है, इसके साथ ही जो राष्ट्रपति है वो कई लोगों की, कई महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा है, ठीक है, नियुक्ति करता है। जैसे कि महान्यायवादी हो गया। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक है। इसके अलावा दोस्तों जो संघ लोक सेवा है तो उसके अध्यक्ष, उसके अन्य जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, अन्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा कई दूसरे लोगों जो महत्वपूर्ण अधिकारी हैं। राज्यपाल हो गए, जो राज्य के जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कई सारे महत्वपूर्ण जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद एक सहयोग की एक परिषद है जो कि जो राज्य हैं, जो केंद्र है उसके बीच सहयोग, या और जो राज्य हैं उनके आपसी सहयोग के लिए कार्य करती है, तो इसकी नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा केंद्र के प्रशासनिक कार्यों की जानकारी प्रधानमंत्री से केंद्र सरकार के प्रशासनिक जो कार्य हैं उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, देखो दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं
वहाँ पर जो प्रमुख जो मतलब गवर्नर कह लो या जो प्रमुख अधिकारी होते हैं शासन करने के लिए, उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति ही करता है। तो उनके द्वारा राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों पर भी वो एक तरह से शासन कर रहे होते हैं। इसके साथ ही अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना, कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कार्यकारी शक्तियाँ हो गई। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विधायी शक्तियों की। संसद से अथवा कानून से संबंधित ये शक्तियाँ हैं, ठीक है। विधायी शक्तियाँ मतलब संसद से संबंधित, कानून बनाने का जो प्रोसीजर है, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उससे संबंधित ये कुछ इनके पास शक्तियाँ हैं, कुछ कार्य हैं। देखिए, संसद की बैठक स्थगित लोकसभा की विघटित। देखिए दोस्तों, ये संसद की बैठक को बुला सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन, जो संसद है उसके दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, लोकसभा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। तो ये पावर है इनकी, विधायी शक्ति है। प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। मतलब देखिए, जो प्रथम अधिवेशन होता है प्रत्येक वर्ष, तो उसको संबोधित कर सकते हैं। संसद को संदेश, कोई विधेयक है जो लंबे समय से पड़ा हुआ है तो उससे संबंधित संदेश दे सकते हैं संसद को। इसके अलावा अगर लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद रिक्त हैं तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अध्यक्षता सौंप सकता है। मतलब कहने का यह है कि मान लीजिए लोकसभा का कोई अध्यक्ष है और कोई उपाध्यक्ष है और दोनों का ही पद खाली है, ठीक है। लोकसभा का कोई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद खाली है, तो ऐसे में राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, जो सदस्य हो लोकसभा का कोई सदस्य है, तो उसको अध्यक्षता सौंप सकते हैं। 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत, बहुत बड़ी चीज़ है, संसद से संबंधित एक शक्ति है राज्यसभा से संबंधित, कि 12 व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं। ये विज्ञान, कला या जो समाज सेवा है उसमें बहुत अच्छा कौशल होता है जिन व्यक्तियों का, तो उनको वो मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। इसके अलावा संसद में कुछ विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर यह है कि संसद में कुछ विधेयकों को प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे कि कई सारे विधेयक होते हैं जिसको पहले मतलब राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही फिर वो संसद में पेश किए जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा भी समझ सकते हो, जैसे कि मान लो कोई राज्य है, तो किसी राज्य की सीमाओं में कोई परिवर्तन करना है, तो इससे संबंधित कोई विधेयक है, तो उसे भी फिर मतलब पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होगी उस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले। इसके अलावा कई और भी हैं, तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। देखिए दोस्तों, संसद कोई भी विधेयक पारित करती है तो उसको राष्ट्रपति की अनुमति की, फिर वो राष्ट्रपति की अनुमति की भी आवश्यकता होती है। कोई विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति उस पर साइन करता है, राष्ट्रपति जब उसको अपनी अनुमति देता है। तो ऐसे में राष्ट्रपति हो सकता है, तो राष्ट्रपति चाहे तो संसद का जो भी विधेयक है उसको स्वीकृति प्रदान कर सकता है, स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, मतलब उसे सुरक्षित रख लिया उसने, कुछ किया ही नहीं उस पर, पुनर्विचार के लिए भेज भी सकता है संसद को। इसके साथ ही दोस्तों, राज्य विधायिका के द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, एक मतलब यहाँ पर एक विधायी शक्ति ये भी है कि जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति के लिए किसी राज्य के किसी विधेयक को सुरक्षित रख सकता है और राष्ट्रपति उस पर भी फिर अपने हिसाब से फिर वो डिसीजन ले सकता है। तो ये एक शक्ति है। इसके साथ ही अध्यादेश, जब संसद का सत्रावसान हो, मतलब हो सकता है कोई एक सदन संसद का नहीं चल रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। अध्यादेश एक तरह से कानून के समान ही होते हैं। महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग व अन्य की रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है संसद में। इसके साथ ही अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव में शांति, सुशासन व विकास के लिए विनियम बना सकता है। राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि यहाँ के प्रशासन से संबंधित नियम वगैरह बना सकता है। पुदुचेरी के लिए भी विधानसभा विघटित, अगर मान लीजिए पुदुचेरी की विधानसभा विघटित हो गई है तो पुदुचेरी के लिए भी वो नियम बना सकता है राष्ट्रपति। इसके साथ ही कई सारी वित्तीय शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। वित्तीय मतलब पैसे से संबंधित, जैसे कि जो धन विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा
इसके साथ ही अनुदान की मांग, मतलब कहने का यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। वित्त आयोग का गठन, प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और आकस्मिक निधि से कोई व्यय करना है, कोई भुगतान करना है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति के पास कई सारी न्यायिक शक्तियां भी हैं। तो न्यायिक शक्तियां क्या हैं, तो यहाँ पे देखिए सीजीआई तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। यहाँ पे देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जो सीजीआई हैं और जो अन्य न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ तक कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि वो बात अलग है कि उसमें कई लोगों की सलाह की भी आवश्यकता होती है। वो चीज़ें डिटेल में कभी, जो जैसे कि न्यायपालिका वाला जो चैप्टर था तो मैंने आपको उसमें बताया है, ठीक है। तो जहाँ पे बस हम शक्तियाँ देख रहे हैं तो मुख्य रूप से ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनकी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, सीजीआई हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, उससे वो सलाह मांग सकते हैं। और वो बात अलग है कि सलाह पर विचार करना ना करना राष्ट्रपति के हाथ में, सलाह को मानना ना मानना। इसके साथ ही दंड देश को निलंबित, माफ या परिवर्तित, कोई सजा दी गई है किसी व्यक्ति को तो उसको निलंबित किया जा सकता है, माफ़ किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। कोई दंड दिया गया, जैसे कि मान लीजिए कोई मृत्यु दंड है तो राष्ट्रपति उसको माफ़ कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है, उसको उम्र कैद में बदल सकता है। या कोई 10 साल की सजा है तो उसको 5 साल कम कर सकता है, उसको परिवर्तित कर सकता है, दूसरे रूप में कर सकता है। इसके साथ ही कूटनीतिक शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। कूटनीतिक शक्तियाँ क्या हैं, तो देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जो डिप्लोमेसी से संबंधित शक्तियाँ हैं, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जो राष्ट्रपति होता है वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, इंटरनेशनल जो मंच होते हैं, तो वहाँ पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं राष्ट्रपति। कूटनीतिज्ञों जैसे कि राजदूतों व उच्चायुक्तों को भेजता है, उनका स्वागत करता है। किसी देश में भारत के राजदूत जा रहे हैं तो उन्हें कौन भेज रहा है, राष्ट्रपति के नाम पर ही भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति उन्हें भेजता है। तो उच्चायुक्तों को भेजता है, उनका स्वागत करता है, दूसरे देश से जो आते हैं उनका स्वागत भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो ये शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास हैं। इसके साथ ही सैन्य शक्तियाँ, जितनी भी सेनाएं हैं उनका सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति, सर्वोच्च सेनापति। इसके साथ ही आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं राष्ट्रपति को। वो बात अलग है कि कुछ शर्तें भी हैं इनके लिए, बट यहाँ पे नॉर्मली देखा जाए तो आपातकालीन शक्तियाँ हैं, राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद लिखा है, अनुच्छेद 352 के तहत फिर राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है वो राज्य में। वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है। तो ये आपातकालीन शक्तियाँ भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं राष्ट्रपति की वीटो शक्ति के बारे में। देखिए अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं कि अगर मान लीजिए जो विधेयक है संसद जब पारित कर देती है उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है विधेयक को। अब राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं, राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकृत कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। इसके साथ ही यहाँ पे 3 वीटो शक्तियाँ हैं राष्ट्रपति के पास जिसका राष्ट्रपति प्रयोग करता है या कर सकता है। अब वो क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए पहला है आत्यांतिक वीटो। भारतीय राष्ट्रपति के पास 3 वीटो की शक्तियां हैं यहाँ पर। तो पहला है आत्यांतिक वीटो। आत्यांतिक वीटो क्या है, तो आत्यांतिक वीटो में राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है और फिर इस प्रकार ये विधेयक जो है वो समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा समझिए, यहाँ पे आप सिर्फ ये लिख सकते हैं एग्जाम में कि आत्यांतिक वीटो में विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब ये विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है तो इसको लेकर थोड़ा मेरा डाउट है, बाकी तो यही लिखा है, ठीक है, मतलब यही ऐसा माना जाता है कि ये विधेयक फिर अपने आप समाप्त हो जाता है। बाकी फिर अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो आप ऐसा लिख सकते हैं एग्जाम में सिर्फ इतना कि हाँ आत्यांतिक वीटो के द्वारा विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है राष्ट्रपति, ठीक है। यहाँ पर एक दो शर्तें भी हैं। आत्यांतिक वीटो में क्या है कि आत्यांतिक वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति तभी कर सकता है जब उस विधेयक को किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किया हो गया हो, मतलब मंत्री ने ना किया हो। गैर सरकारी सदस्य वो होता है जो मंत्री ना हो संसद का, मतलब मंत्री ना हो बस, संसद का नहीं, संसद का वो सदस्य जो मंत्री ना हो तो उसे हम गैर सरकारी सदस्य कहते हैं। कोई दूसरा सांसद है जो मंत्री का पद जिसके पास नहीं है, अगर उसके द्वारा पेश किया गया है तो उस पर आत्यांतिक वीटो लगाया जा सकता है। इसके साथ ही एक ऐसी स्थिति होती है जैसे कि मान लीजिए कोई हैं, कहने का मतलब है एक पुराना जो मंत्रिमंडल था अगर वो खत्म हो जाए और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को सलाह दे कि आप उस पर सहमति ना दीजिए, तो ऐसे में आत्यांतिक वीटो लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा।
इसके साथ ही दोस्तों एक वीटो है निलंबनकारी वीटो। इसमें क्या होता है, तो जो राष्ट्रपति है इसके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा देता है। मतलब संसद ने कोई विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति उस पर पुनर्विचार के लिए संसद से कह देता है कि आप इस पर एक बार दोबारा विचार कीजिए, और फिर वो विधेयक संसद को वापस भेज देता है। लेकिन अगर संसद दोबारा से विधेयक को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को फिर ये मतलब बाध्यता है कि राष्ट्रपति फिर उस विधेयक को मंजूरी दे। इसके साथ ही मतलब कहने का यह है कि राष्ट्रपति एक बार से ज़्यादा बार उसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इसके साथ ही यहाँ पर यह है बात है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही संसद में पेश किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों एक पॉकेट वीटो होता है। पॉकेट वीटो क्या होता है, तो पॉकेट वीटो में एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। जो राष्ट्रपति होता है वो एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को अपने पास रख लेते हैं, तो इस तरह इसे पॉकेट वीटो कहा गया। एक तरह से पॉकेट में रख लिया, मतलब अनिश्चित काल के लिए एक विधेयक को रख लिया है, तो मतलब ये पॉकेट वीटो होता है। तो एक विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास जब रख लें तो वो पॉकेट वीटो होता है। तो ये 3 वीटो राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ हैं, 3 वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूड करते हैं सारी बातें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने राष्ट्रपति के बारे में सामान्य बातें की। उसके बाद जो मेन टॉपिक था यहाँ पे मेनली निर्वाचन का, मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन मेन टॉपिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक ऐसा टॉपिक है जो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है बच्चों को। बाकी जितनी भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको अच्छे से समझाया गया, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है, तो यहाँ पे जितनी भी सारी बातें आपको बताई गई हैं वो सारा चीज़ अगर आप एग्जाम में लिखना हो तो लिख सकते हो सारा, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाँ, ये जो एग्जाम्पल मैंने समझाने के लिए लिखे हैं ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में मत लिखना, ठीक है। इसके बाद जैसे कि आप सारी चीज़ें लिखेंगे, इसके साथ ही जैसे कि यहाँ पे मैंने यह वाला एग्जाम्पल दिया, तो यह वाला एग्जाम्पल आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक जब आप लिख लेंगे, इसके बाद मैंने आपको 2 पॉइंट्स के नोट्स दिए थे जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना था, ठीक है। जिसमें मैंने आपको लिखित में सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने समझाई थी आपको, तो वो आपको उसके बाद एग्ज़ाम में लिखना होगा। हालांकि मैंने यहाँ पर आपको फिर ये समझाया था, ठीक है, जो राउंड 1 राउंड 2 की जो काउंटिंग होती है, किस तरह से वोट होता है, ये सारी चीज़ें समझाई थी। लेकिन लिखित रूप में कैसे आपको लिखेंगे इसको, उसके लिए मैंने आपको 2 पॉइंट्स के नोट भी प्रोवाइड कराए हैं। उसका मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए कहा था। तो आप इसको ना लिखकर, ये तो समझाने वाली चीज़ें, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कहा, इसको ना लिखकर आप वो 2 पॉइंट्स लिख दोगे तो आपका मतलब हो गया। ये जो मैंने आपको समझाया है तो वैसे आप समझाने वाली लैंग्वेज में भी लिख सकते हो बना बनाकर। तो इस तरह निर्वाचन वाला जो टॉपिक था वो ख़त्म होता है हमारा। इसके साथ ही कुछ सामान्य बातें हुई, हमने सामान्य बातें की। फिर इसके बाद योग्यता वगैरह से संबंधित हमने राष्ट्रपति की योग्यता से संबंधित सारी बातें की। इसके साथ ही फिर हमने शक्तियों की बात की थी कि राष्ट्रपति के पास नहीं, इसके बाद हमने महाभियोग की बात की थी। मुख्य रूप से एक टॉपिक जो क्या है, महाभियोग का टॉपिक की बात की। इसके बाद हमने शक्तियों की बात की मुख्य रूप से, ठीक है। मुख्य बात की जाए तो शक्तियाँ क्या हैं राष्ट्रपति की, इसकी विस्तार पूर्वक हमने बात की। फिर वीटो की शक्ति हमने लास्ट में पढ़ा। तो यहाँ तक हमने राष्ट्रपति के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति की। तो अब हम यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। तो जो दूसरा सर्वोच्च पद है, सबसे जो ऊंचा जो पद है, ठीक है, वो है राष्ट्रपति का। और इसके बाद जो दूसरा सर्वोच्च पद है वो उपराष्ट्रपति का पद है। इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा इनको चुना जाता है। एक निर्वाचक मंडल के द्वारा ही उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। लेकिन ये जो निर्वाचक मंडल है इसमें कौन शामिल होता है, तो संसद के दोनों सदन शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, जैसे कि पहले क्या था दोस्तों, पहले जो राज्य की जो विधान पालिका थी उसके सदस्य भी शामिल हो रहे थे, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली पुदुचेरी की जो विधानसभाएं, वहाँ के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो रहे थे निर्वाचन मंडल में। लेकिन यहाँ पे क्या है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल में दोनों सदनों के जो सदस्य हैं वो निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं और फिर वो चुनते हैं उपराष्ट्रपति को। एक चीज़ मैं और यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा कि देखिए सिंपल सी बात है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के सदस्यों के द्वारा ही किया जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं एक निर्वाचक मंडल होता है जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है। लेकिन इस निर्वाचक मंडल में संसद के ही सदस्य होते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही सदनों के जो सदस्य होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। एक चीज़ इसमें ऐड कर लो कि मैं बोल रहा हूँ सभी सदस्य, मतलब मनोनीत भी होते हैं और जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भी, जिन सदस्यों को राष्ट्रपति ने मतलब मनोनीत किया होता है वो भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। और राज्य विधान पालिका के जो सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। सिंपल सी बात थी, संसद के दोनों सदनों के सदस्य चुनाव करते हैं उपराष्ट्रपति का, ठीक है।
यहाँ पे समझ में आ गया। ये जो चुनाव होता है वो कैसे होता है, तो ये चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल समकरणीय मत द्वारा ही होता है। जैसे राष्ट्रपति का होता था ना, जो प्रणाली थी, वही प्रणाली यहाँ पे भी फॉलो हो रही है। एकल समक्रमणीय मत द्वारा होता है चुनाव। इसके साथ ही चुनाव को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है अगर कोई विवाद होता है तो, और उच्चतम न्यायालय का फिर फैसला जो आएगा वो अंतिम फैसला माना जाता है। अर्हताएं, शपथ और पद की शर्तें। जैसे कि जो पद है, क्या योग्यताएं होंगी, तो देखिए योग्यता ये है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो व्यक्ति जो उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हो रहा है उपराष्ट्रपति के, और साथ में जो राज्यसभा के सदस्य की जो योग्यताएं हैं, राज्यसभा के सदस्य बनने की जो योग्यताएं होती हैं वो पूरी कर रहा हो। इसके साथ ही किसी लाभ के पद पर ना हो, सरकारी जॉब वगैरह ना हो, संसद का सदस्य ना हो, विधायक ना हो कोई, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके साथ ही देखिए उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक चाहिए। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर एक उम्मीदवार के तौर पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है वाइस प्रेसिडेंट के पद के लिए, तो उसे कम से कम 20 प्रस्तावक की आवश्यकता होगी और 20 अनुमोदक की आवश्यकता होगी, और 15,000 रुपये जमानत राशि भी उसे जमा करानी पड़ती है RBI में, ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रपति और या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिला सकता है उपराष्ट्रपति को शपथ, या फिर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकते हैं उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए। इसके अलावा पद अवधि व एवं पद रिक्तता क्या है, तो इसमें देखिए 5 वर्ष का इनका भी कार्यकाल होता है, ठीक है। पद ग्रहण करने से इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इससे पहले भी ये त्याग पत्र देकर अपने कार्यकाल से हट सकते हैं। इसके साथ ही इसके अलावा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा और लोकसभा की सहमति पर फिर हटाया भी जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि राज्यसभा और लोकसभा चाहे अगर दोनों की सहमति हो तो वो उपराष्ट्रपति को हटा भी सकती है उसके पद से। कैसे, तो इसके लिए एक प्रक्रिया है। जैसे कि स्पेशली राज्यसभा में यहाँ पर ज़्यादा फोकस किया गया है। राज्यसभा में ही एक संकल्प प्रस्ताव प्रभावी बहुमत यानी कि विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, और फिर लोकसभा उसे सामान्य बहुमत से अगर पारित कर देती है तो उपराष्ट्रपति का जो पद है मतलब उपराष्ट्रपति को उसके पद से फिर हटा दिया जाएगा। देखिए राज्यसभा में ही ये जो एक प्रस्ताव है वो पारित होगा पहले, फिर उसके बाद लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में सामान्य बहुमत से पारित होगा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से, प्रभावी बहुमत। तो मतलब ये प्रक्रिया है एक उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, ठीक है। ये प्रक्रिया है कि राज्यसभा में एक संकल्प विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा, फिर लोकसभा में उसे सामान्य बहुमत से पारित करा दिया जाएगा, तो इस तरह उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर दोबारा भी कोई हटाने का प्रस्ताव लाना है उपराष्ट्रपति को, तो वो राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, और 14 दिन का एक नोटिस भी दिया जाएगा उपराष्ट्रपति को, कि 14 दिन का एक नोटिस दे दिया जाएगा कि आपको हटाने की कोई प्रक्रिया शुरू की जाएगी या नहीं, इसका एक नोटिस भी दिया जाएगा। इसके अलावा उपराष्ट्रपति अपने पद पर दोबारा भी पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। दोबारा भी मतलब निर्वाचित हो सकते हैं, चुनकर आ सकते हैं। पद रिक्तता, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होने आवश्यक है। यहाँ पे देखिए जो कार्यकाल है जो जब वो खत्म होने वाला हो तो उससे पहले चुनाव हो जाने चाहिए, ये मतलब है। इसके साथ ही जब पद रिक्त हो तो शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव हो। इसके अलावा मान लीजिए किसी कारण से पद खाली ही हो गया उपराष्ट्रपति का, तो क्या होगा, तो बस यही है कि अगर पद खाली भी है उपराष्ट्रपति का तो जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, ठीक है, ये है। इसके अलावा शक्तियां क्या हैं, तो देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति, जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेन मतलब सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति, जैसे कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, एक लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर, तो उसी तरह राज्यसभा का एक जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का चेयरमैन होता है, सभापति होता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। कई बार सिचुएशन आ जाती है ऐसी कि वो राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति अनुपस्थित है, जब वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति का वेतन और शक्तियां मिलती हैं, ठीक है। उसे राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन भत्ते मिलते हैं, और 4 लाख के आसपास। ये तो वेतन को आप हटाए दीजिए, ये तो बदलते रहते हैं, ठीक है। अमेरिका से तुलना अगर हम करें, अमेरिकी उपराष्ट्रपति से अगर हम तुलना करें भारतीय उपराष्ट्रपति की, तो देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त रहने पर उपराष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक राष्ट्रपति रहता है। देखिए दोस्तों, जैसे कि यूएसए में मान लीजिए कि कोई प्रेसिडेंट है, यूएसए का कोई राष्ट्रपति जिसने 2 साल तक शासन किया, फिर उसके बाद 2 साल शासन करने के बाद उसका जो पद है राष्ट्रपति का वो खाली हो गया।
कई कारण हो सकते हैं उसके, तो किसी कारण से राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो गया। तो ऐसे में जो उपराष्ट्रपति होगा वो राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा अमेरिका में। कब तक कार्य करेगा? जब तक पहले वाले राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था वो कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि 4 साल का कार्यकाल होता है वहाँ पर, तो मतलब वो 2 साल और कार्य करेगा। तो कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहा जाए तो पद रिक्त होने पर, अमेरिका में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर जो उपराष्ट्रपति होता है वो पूरा जो कार्यकाल होता है पूर्व राष्ट्रपति का, उसका वो कार्यकाल पूरा होने तक शासन करता है। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। हालांकि भारत में ऐसा नहीं है, भारत में फिर चुनाव होंगे और जब चुनाव होकर राष्ट्रपति नियुक्त को मतलब राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो फिर उपराष्ट्रपति उस पद से हट जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक हमने उपराष्ट्रपति के बारे में भी कई सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ ली हैं, कम शब्दों में बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ पे समझ ली। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति राज्य का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का एक प्रमुख व्यक्ति होता है और जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का एक प्रमुख व्यक्ति होता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो राज्य है इसका मतलब पूरा देश है। तो जो राष्ट्रपति है, भारत का जो मतलब राष्ट्रपति है वो पूरे भारत का एक प्रमुख व्यक्ति है और जो प्रधानमंत्री है वो सरकार का एक प्रमुख व्यक्ति है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति की। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 75 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। सिंपल सी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? तो एक बात सिंपल है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 75 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 75 में लिखा है। लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता। तो राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो देखिए, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। तो जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को बतौर प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। आई होप यहाँ तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अनुच्छेद 75 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा? तो लोकसभा में जिस पार्टी को, जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसके नेता को राष्ट्रपति, उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपको यहाँ तक। बहुत आसान शब्दों में कहा जाए तो राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो देखिए दोस्तों, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है, तो अब लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, मतलब जिस पार्टी को बहुमत मिल जाता है सरकार बनाने के लिए, अब उस पार्टी का जो लीडर होता है, जो उस पार्टी का नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त करता है। राष्ट्रपति कब अपने विवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है? अब यहाँ पे एक प्रश्न, यहाँ पे ये भी है, एक डाउट है, एक प्रश्न के रूप में यहाँ पर रखा गया है एक प्रश्न कि राष्ट्रपति कब अपने विवेक से प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो हमने बात कर ली कि हाँ, राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा जब जिस व्यक्ति को मतलब जो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है लोकसभा में, ठीक है, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन राष्ट्रपति कब अपने विवेक का यूज़ कर सकता है, यानी कि वो अपनी स्वतंत्रता से, अपने दिमाग से, अपने विवेक से कब वो प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है? तो इसके लिए भी कुछ परिस्थितियां हैं, जैसे कि जब स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो। ध्यान रखना, हो सकता है ना कई बार एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। ठीक है, लोकसभा में देखिए, लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो आप देखते हैं कि कई सारे मतलब कई बार एक दल को भी पूरी तरह बहुमत नहीं मिल पाता। अभी हम 1990 के बाद अगर हम भारत की राजनीति को देखते हैं, ठीक है, अभी तो करंट में अगर हम बात करें जो बीजेपी गवर्नमेंट है तो उसको तो काफ़ी अच्छा बहुमत मिला है। लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें 1990 के बाद की, अगर हम पॉलिटिक्स को देखें इंडिया में, तो उसमें हमें दिखाई देता है कि लोकसभा में स्पष्ट बहुमत का अभाव था, जिसके कारण क्या हुआ कि गठबंधन की सरकारें सामने आ रही थी, है ना, कॉलिशन जो गवर्नमेंट है वो सामने आ रही थी। तो मतलब कई बार ऐसा हो जाता है और होता भी है तो कि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे भी कुछ सामान्य बातें वो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब जैसे कि नॉर्मली जो सबसे बड़ा दल होता है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, भले ही उसके पास बहुमत ना हो, तो उस दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त कर देता है। या कई बार जो गठबंधन होता है तो गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त
कर देता है राष्ट्रपति। लेकिन हाँ, फिर उनसे कहा जाता है कि 1 महीने में आप विश्वास मत अपना प्रस्तुत कराइए संसद में, मतलब आप दिखाइए कि हाँ आपके पास बहुमत है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी बात है, जब किसी दल को, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में नॉर्मली, सामान्यतः सबसे बड़े दल अथवा गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो नॉर्मली अगर ऐसी स्थिति आ जाती है कि जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति नॉर्मली जो सबसे बड़े दल का नेता होता है या गठबंधन का जो नेता होता है, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, और उससे क्या कहा जाता है कि लोकसभा में 1 महीने के अंदर वो विश्वास मत पास करवाए, यानी कि वो विश्वास दिलाए कि उसके पास बहुमत है, ताकि वो प्रधानमंत्री बना रहे। ठीक है, ऐसे एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है 1979 में मोरारजी देसाई की पत्नी, जब मोरारजी देसाई की सरकार गिर जाती है, तो उसके बाद राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी ने चरण सिंह, जो कि गठबंधन के नेता थे, को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। सिंपल सी बात है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। लेकिन जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, तो उस समय राष्ट्रपति अपने विवेक का सहारा लेते हुए जो गठबंधन का कोई नेता है या कोई ऐसा दल है जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं, भले ही बहुमत नहीं है उसके पास। देखिए दोस्तों, लोकसभा में अगर हम बात करें तो 543 सीटें, ठीक है, 543 सीटें हैं, और सरकार बनाने के लिए बहुमत का होना आवश्यक है, मतलब 50% से अधिक सीटों की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में कई बार एक पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट सीटें प्राप्त नहीं होती कि वो सरकार बना पाए। ठीक है, तो ऐसे में राष्ट्रपति अपने सूझबूझ से किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, जो उसे लगता है कि हाँ वो शायद विश्वास मत पास करवा ही दे। हालांकि वो करवाए ना करवाए वो बात की बात है, लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक का सहारा लेते हुए किसी व्यक्ति को फिर प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। नॉर्मली किसे करते हैं? जो सबसे बड़ा दल होता है लोकसभा का, उसे किया जाता है। अदरवाइज, या फिर ये भी हो सकता है कि जो गठबंधन का नेता है, तो उसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, और फिर उससे विश्वास मत पास कराने के लिए कहा जाता है। अगर वो विश्वास मत पास ना करवा पाए, तो यानी कि सरकार गिर गई दोस्तों। ठीक है, याद रखना, अगर वो विश्वास मत पास ना करवा पाए, तो हो सकता है चुनाव दोबारा हो, या फिर हो सकता है गठबंधन की सरकार, हो सकता है जो नेता है वो आपस में मिलकर, जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो आपस में मिलकर गठबंधन की सरकार बना दें। सन 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति को पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए और एक उचित समय सीमा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है, इसी तरह राष्ट्रपति, जैसे कि 1979 में, फिर 1989 में, फिर 1990 में, जैसे कि देखिए चरण सिंह, वीपी सिंह, चंद्रशेखर को यहाँ पे समय लिखा हुआ है, तो इस समय राष्ट्रपति के द्वारा मतलब ऐसे ही चुना गया, और मतलब अपने विवेक से चुना गया, और इनसे फिर कहा गया कि ये विश्वास मत मतलब लाएं, विश्वास दिलाएं कि हाँ इनके पास बहुमत है, अपना बहुमत सिद्ध करें। तो यहाँ पे ये उदाहरण है कि मतलब प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें पहले नियुक्त किया गया, ठीक है, उसके बाद बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा गया। तो हाई कोर्ट ने, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने यही कहा, और ऐसा ही होता भी रहा है नॉर्मली, कि पहले का एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है जब बहुमत स्पष्ट नहीं होता, और उसके बाद उसको विश्वास मत लाने के लिए कहा जाता है कि वो विश्वास दिलाए कि उसके पास बहुमत है। ठीक है, 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वो अधिकतम 6 महीने तक प्रधानमंत्री रह सकता है। देखिए सिंपल सी बात है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में कहा कि अगर कोई व्यक्ति है जो कि सांसद ही नहीं है, चाहे लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, सांसद नहीं है, संसद का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो उस व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री, मतलब वो प्रधानमंत्री बना रह सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने तक ही वो प्रधानमंत्री रह सकता है। हाँ, वो बात अलग है दोस्तों कि नॉर्मली ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हो गया है, भले ही वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन हो सकता है फिर वो 6 महीने के भीतर ही वो कहीं पे चुनाव पर खड़ा हो जाए और कहीं का सांसद बन जाए वो, तो फिर वो प्रधानमंत्री के रूप में लंबे समय तक, जो भी उसका कार्यकाल है, वो समय तक रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो वो अधिकतम 6 महीने तक ही प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है या प्रधानमंत्री रह सकता है, कहने का मतलब ये है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं शपथ
पद अवधि एवं वेतन की, ठीक है, कि शपथ और कार्यकाल कितना होता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति लोग प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। गोपनीयता का मतलब यहाँ पे यह है कि जो भी मतलब चीज़ें मतलब प्लान की जाते हैं, जो भी कार्यक्रम वगैरह हैं, जो भी डिसीजन वगैरह लिए जाते हैं, निर्णय वगैरह लिए जाते हैं, तो वो एक गोपनीयता उसकी बनी रहे। ऐसा ना हो कि वो पब्लिक हो जाएं या पब्लिक के सामने आ जाए, न्यूज़ वगैरह में आ जाए सामने। तो मतलब ये गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। मतलब ये कि राष्ट्रपति के विश्वास के तहत वो अपने पद पर बना रहता है और इसका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, परंतु राष्ट्रपति उसे तभी हटा सकता है जब लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों कहा जाए ना, जब हम कार्यकाल की बात करते हैं प्रधानमंत्री की, तो सारी चीज़ें बहुमत पर ही आकर टिक जाती हैं, ठीक है, कि अगर उसकी पार्टी के पास बहुमत है, अगर प्रधानमंत्री के पास बहुमत है, तो वो प्रधानमंत्री बना रहेगा, ठीक है, तो वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बना रहेगा। बहुमत नहीं है तो फिर वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा। वेतन भत्ते की बात करें हमें, तो ये सारी चीज़ें संसद के द्वारा डिसाइड की जाती हैं समय समय पर। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियाँ क्या है, तो देखिए दोस्तों कई रूपों में प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियाँ हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद के संबंध में। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के बारे में आप समझ लो। देखिए मंत्रिपरिषद क्या है, मेन कार्यपालिका यही तो है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल ये मेन कार्यपालिका है। मंत्री में मतलब अलग अलग स्तर के मंत्री होते हैं जिनके पास अपने अपने अलग अलग मंत्रालय वगैरह भी होते हैं, और यही सरकार के मतलब पूरी तरह कार्यपालिका है ये। जितने भी जो भी सरकारी कार्य वगैरह हो रहे हैं वो इसी के अंडर में होते हैं मैक्सिमम। अलग अलग कई सारे मंत्री हैं इसमें, तो पूरी जो कार्यपालिका है वो यही है। तो मंत्रिपरिषद से संबंधित कई सारी शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद में कई तरह के मंत्री शामिल हैं, ये बता देता हूँ। जैसे कि कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, तो ये मंत्री शामिल हैं। अब इससे संबंधित कई सारी शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास। जैसे कि देखिए जो मंत्रियों की नियुक्ति होती तो वो राष्ट्रपति के द्वारा है, लेकिन प्रधानमंत्री ही सलाह देते हैं राष्ट्रपति को कि किस व्यक्ति की मंत्री के रूप में नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। तो मंत्री की नियुक्ति से संबंधित शक्ति है। मंत्रियों को जो मंत्रालय दिए जाते हैं उसमें भी प्रधानमंत्री के पास शक्तियां हैं, ठीक है, मंत्रियों को मंत्रालय आवंटित करने में। इसके साथ ही मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए जो प्रधानमंत्री है वो किसी एक मंत्री से कह सकता है कि आप त्यागपत्र दीजिए। किसी भी मंत्री से वो त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। अगर वो मंत्री त्यागपत्र ना दे तो वो राष्ट्रपति से कहकर उस मंत्री को बर्खास्त करवा सकता है। इसके अलावा बैठक की अध्यक्षता, अब मंत्रिपरिषद की जो बैठक होती है उसकी वो अध्यक्षता भी करता है। इसके साथ ही मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वय। अब मंत्रियों की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उसको कंट्रोल करना, उसको डायरेक्शन देना, कोऑर्डिनेशन बैठाना, समन्वय तालमेल बैठाना, तो ये भी इसमें मतलब ये भी कार्य करता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा त्यागपत्र देकर वो मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। जो पूरा मंत्रिमंडल होता है, जो पूरा कैबिनेट मंत्री का मंत्रिमंडल होता है पूरा, जिसका सरकार में एक बहुत बड़ा रोल होता है, सरकार इसी के द्वारा चलाई जा रही है, ये समझ लो आप, ठीक है। जितने भी बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के जितने भी मंत्री हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो पूरी मंत्रिमंडल को वो बर्खास्त करवा सकता है एक त्यागपत्र देकर प्रधानमंत्री, ठीक है। त्यागपत्र और मृत्यु से जो मंत्रिपरिषद होती है वो अपने आप भी विघटित हो जाती है। अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल है, वो विघटित हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तब भी यही होगा कि मंत्रिपरिषद जो भी है वो विघटित हो जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही राष्ट्रपति से संबंधित भी कई सारे कार्य और शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास। जैसे कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को बताता है। जो मंत्रिपरिषद ने जो भी विनिश्चय किया है, जो भी मतलब डिसीजन वगैरह लिया है, तो इससे संबंधित जानकारी राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री देता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो जानकारी प्रधानमंत्री से मांगता है वो प्रधानमंत्री उसको दे, राष्ट्रपति को वो जानकारी दे, ये भी इसका एक कार्य है। इसके अलावा एक मंत्री के विनिश्चय को जो मंत्रिपरिषद है उसके समक्ष रखे। जो मान लीजिए एक मंत्री ने कोई विनिश्चय किया है, कोई डिसीजन लिया है, तो उसको कोई मतलब कुछ चीज़ उसने मतलब निश्चय किया है तो उसको मंत्रिपरिषद के सामने रखे। मतलब यहाँ पे दोस्तों राष्ट्रपति का क्या रोल है यहाँ पर, तो देखिए जब राष्ट्रपति अपेक्षा करे तो एक मंत्री का जो विनिश्चय है उसको मंत्रिपरिषद के सामने प्रधानमंत्री रखे, ठीक है, ये है। इसके अलावा नियुक्ति से के संबंध में परामर्श। अब राष्ट्रपति कई सारे लोगों की नियुक्तियां करता है, ठीक है, कई सारे लोगों की नियुक्तियां करता है। तो ऐसे में जो नियुक्तियां राष्ट्रपति करता है उसमें राष्ट्रपति को परामर्श देता है प्रधानमंत्री, तो ये भी एक चीज़ है यहाँ पर।
इसके अलावा संसद के संबंध में भी कई सारी शक्तियाँ हैं, जैसे कि संसद का सत्र जब राष्ट्रपति के द्वारा बुलवाया जाता है, लेकिन इसमें परामर्श कौन देता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा ही ये परामर्श दिया जाता है संसद के सत्र को बुलाने के लिए, या सत्र अवसान करने के लिए, यानी कि खत्म करने के लिए संसद के सत्र को, या लोकसभा को विघटित करना है तो उससे संबंधित जो सिफारिश है वो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को करता है। इसके अलावा सरकार की नीतियों की घोषणा करता है प्रधानमंत्री। अन्य शक्तियां और कार्य भी हैं, जैसे कि कई संस्थाओं का अध्यक्ष, कई सारी संस्थाएं हैं, तो जैसे कि नीति आयोग है तो उसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। इसके अलावा राष्ट्र की विदेश नीति को मूर्त रूप देना, राष्ट्र की जो विदेश नीति है उसमें एक अहम रोल होता है प्रधानमंत्री का। केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता, अब केंद्र सरकार का एक मुख्य प्रवक्ता होता है, केंद्र सरकार की क्या नीतियां हैं, क्या मतलब कार्य हैं, उसको मतलब मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री होता है वही बताता है। तो मुख्य प्रवक्ता। आपदा प्रबंधन का प्रमुख, मतलब आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का एक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा सत्ताधारी दल, जिस दल की सरकार है उस दल का नेता होता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख, राजनीतिक जो पॉलिटिकल एक जो प्रमुख व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमने शक्तियाँ और कार्य, कई तरह की शक्तियाँ और कार्यों की बात कर ली। यहाँ पे कुछ अनुच्छेद हैं राष्ट्रपति के साथ संबंध के तौर पर, तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 74, 75 और 78। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 74 74 कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और ये जो मंत्री परिषद होगी उसका एक प्रमुख प्रधानमंत्री, एक मतलब जो प्रमुख होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, और इसी की सलाह पर राष्ट्रपति को कार्य करना है। हालांकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की जो सलाह होगी, मंत्रिपरिषद को उसके लिए पुनर्विचार के लिए कह सकता है, लेकिन अगर मंत्रिपरिषद पुनर्विचार के बाद भी अगर वही मतलब सलाह दे तो वो सलाह राष्ट्रपति को माननी होगी, उसी के अनुसार राष्ट्रपति को कार्य करना होगा। इसके अलावा अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित मतलब राष्ट्रपति को यहाँ पे सिंपल सा है कि अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह पर फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य कुछ बताए गए हैं राष्ट्रपति के संबंध में। ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बता ही दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको। ये कर्तव्य हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी विषयों की जानकारी दे राष्ट्रपति को, और इसके अलावा राष्ट्रपति जो भी जानकारी मांगे वो प्रधानमंत्री उसको दे। इसके अलावा जब राष्ट्रपति अपेक्षा करे तो एक मंत्री का कोई विनिश्चय है तो उसको परिषद के समक्ष प्रधानमंत्री रखे। इसके अलावा नियुक्तियों में परामर्श दे। तो यही मतलब मेन कर्तव्य हैं राष्ट्रपति के संबंध में, जो कि अनुच्छेद 78 में लिखे हैं। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली। यहाँ पे हमने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी डिटेल में अच्छे से स्टडी किया। यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से इन दोनों के ही बारे में काफ़ी अच्छे से सारी बातें यहाँ पे हमने समझी हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप, जब ना गठबंधन की सरकार होती है तब प्रधानमंत्री की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है, लेकिन हाँ राष्ट्रपति की स्थिति थोड़ी मजबूत हो जाती है। जब गठबंधन की सरकार होती है तो राष्ट्रपति की स्थिति मजबूत हो जाती है और प्रधानमंत्री की स्थिति थोड़ी कमज़ोर होती है जब गठबंधन की सरकार होती है तो। ठीक है, बाकी हमने यहाँ पे सारी चीज़ें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही समझी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव को देख लिया, सत्ता कार्य वगैरह जो भी चीज़ें आपको पढ़नी थी वो सारी ही बातें हमने यहाँ पे पढ़ ली हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।